1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया गफलत में न्यू ईयर मना रहा था, लोग पार्टीज कर रहे थे कि इसी दिन जापान में एक खतरनाक जलजला आ गया जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। ये जलजला 7.6 मैग्नीट्यूड का था और ये जलजला दिन के 4 बजे को जापान में आया। ये सिर्फ एक जलजला नहीं था बल्कि इसी दिन यानी 1 जनवरी 2024 में जापान में 155 से भी ज़्यादा छोटे बड़े जलजले आए। ना सिर्फ ज़लज़ले आए बल्कि इस ज़लज़ले की वजह से 1.2 मीटर ऊंची लहर समंदर में उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट से टकरा गई, जिस पर जापान ने बड़ी सुनामी की वार्निंग इशू की, मगर इसे बाद में डिग्रेड किया गया। इस ज़लज़ले की वजह से जापान में बहुत बड़ी सब्सटेंशियल डैमेज देखने को मिली। दर्जनों बिल्डिंग्स तबाह हो गए, 20,000 से ज़ायद घरों में बिजली चली गई और इसी ज़लज़ले की वजह से जापान में बहुत सारे घरों में आग लग गई। इस ज़लज़ले की वजह से आज की डेट तक 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं और 250 से ज़्यादा लोगों का अभी तक कुछ मालूम नहीं, वो अभी तक मिसिंग है और मलबों के नीचे दबे हुए हैं। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि ज़लज़ला एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए हैं और हम फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। नए साल का पहला हफ्ता जापान पर कुछ सही नहीं गुजर रहा था। अभी तक जापान इन ज़लज़लों से लड़ रहा था कि अगले दिन यानी 2 जनवरी 2024 को जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकराती है और दोनों जहाज़ों में बहुत ही तेज़ आग लग जाता है। जापान कोस्ट गार्ड का ये जहाज़ ज़लज़ले में मौजूद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए तैयार ही था कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दूसरे जहाज़ में 379 लोग मौजूद थे मगर उन्हें सेफली एवाकुएट किया गया, लेकिन कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज़ में 6 लोग मौजूद थे जिनमें से सिर्फ एक ही क्रू मेंबर जिंदा बच गया और वो भी प्लेन का कैप्टन ही था। जापान में सिर्फ यही एक सिलसिला नहीं हुआ है बल्कि जापान में हज़ारों ज़लज़ले इससे पहले भी हुए हैं और नहायत ख़तरनाक और बड़े बड़े सुनामी भी आए हैं। और अगर यही ज़लज़ले इंडिया, पाकिस्तान या किसी और मुल्क में आते तो मुल्क बहुत ही मुश्किल से ख़ुद को रिकवर करता और इन ज़लज़लों में हज़ारों लोग मरते और हज़ारों बिल्डिंग ज़मीन में मिल जाते। सुनामी और ज़लज़ले जापान में अगर आते हैं तो क्यों आते हैं और जापान इनसे ख़ुद को बचाता कैसे है, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला नाम का एक रीजन है जहाँ ये ज़लज़ला आया था। पेनिनसुला उस जगह को कहते हैं जिसको तीनों अतराफ से पानी ने घेरा हो। इस ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नोटो पेनिनसुला से 500 किलोमीटर दूर टोक्यो तक इस ज़लज़ले की झटके महसूस किए गए थे। ये ज़लज़ले जापान में इसकी लोकेशन की वजह से आते हैं। नाज़रीन, जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है जो दुनिया का सबसे मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक अर्थक्वेक बेल्ट में है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं और सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन भी इसी रीजन में ही होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं उनका 90% इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं और 75% एक्टिव वॉल्केनोज भी यहीं पर पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा ज़लज़ले, इतने ज़्यादा वॉल्केनोज और इतने तबाहकुन सुनामी इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही क्यों आते हैं, और आखिर इस रिंग में कौन सी बात स्पेशल है, और वॉल्केनोज क्या होते हैं और कैसे पड़ते हैं और इनसे ज़लज़ला कैसे आता है, ये सब हम अगले वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। आप उस वीडियो को इसी चैनल से हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, जापान दुनिया के वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है। जापान टेक्नोलॉजी के पीक तक पहुंच चुका है और आज दुनिया भर में इसके प्रोडक्ट्स को अच्छा माना जाता है और उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और जापान खुद अपने चीज़ों और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जापान अपने बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाता है। उनके 3 स्टैंडर्ड्स है और उनमें सबसे लोएस्ट वाला है ताइशीन स्टैंडर्ड। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि बिल्डिंग्स की पिलर्स की थिकनेस और इनकी दीवारों की थिकनेस इतनी हो कि जब अर्थक्वेक आए तो ये इसकी शेकिंग को रेजिस्ट कर पाए और गिरने से बच सके। दूसरा है ताइशीन स्टैंडर्ड। ये ऊंची बिल्डिंग्स के लिए रिकमेंड किया जाता है जहां ये लोग अपने बिल्डिंग्स के नीचे बड़े बड़े रबर के मैट्स लगाते हैं। ये रबर के मैट्स अर्थक्वेक्स के वाइब्रेशंस को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह अच्छा खासा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तीसरा स्टैंडर्ड सबसे एडवांस स्टैंडर्ड है जिसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को ज़मीन से आइसोलेट किया जाता है। लेड, स्टील और रबर के अलग अलग लेयर्स लगाए जाते हैं ताकि बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली हिले एज कम्पेयर टू द ग्राउंड। टोक्यो शहर में मौजूद स्काईट्री नाम का ये टावर भी इसी स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसकी वजह से 2011 में एक शदीद ज़लज़ला आया था मगर इस बिल्डिंग को एक आंच तक नहीं आया। इसके बरक्स बाकी बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर कर तबाह हो गए। दूसरी जानिब जापान ने सुनामी से बचने के लिए भी कई तरकीबें अपनाई हैं।
انہوں نے سونامی سے بچنے کے لیے سمندر کے کنارے بہت سارے درخت اگائے ہیں، جس کی وجہ سے سونامی کی لیئرز کی شدت کو روکا جا سکتا ہے، مگر یہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ جاپان میں سونامی ایویکویشن ٹاورز بنائے گئے ہیں جن میں سونامی کے وقت لوگ رہ سکتے ہیں۔ یہ زمین سے اچھا خاصا اوپر بنائے گئے ہیں تاکہ سونامی کی لیئرز اس تک پہنچ نہیں سکے اور لوگ اس میں سیف رہ سکے۔ ایک اور ترکیب یہ بھی اپنایا جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ایویکویشن ڈرلز کراتے ہیں کہ اگر سونامی آئے تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کیسے کرنا چاہیے۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ سونامی کے وقت خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ سونامی سے بچنے کے لیے انہوں نے چوتھا طریقہ یہ اپنایا ہے کہ سمندر کے کنارے دیوار بنائے ہیں اور اپنے کوسٹ لائن کے ٹوٹل 40% حصے پر یہ دیوار بچا دیا ہے، مگر یہ اتنے زیادہ کامیاب نہیں رہتے جتنا زلزلوں سے یہ لوگ خود کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔